भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डी के गुप्ता चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगी सर और मैं लेकर आया हूं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का एक कंप्लीट कोर्स। ये जो कोर्स है डेफिनेटली एकदम टारगेट करेगा यूपी टेट 2020 को। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य राज्यों की जो टेट परीक्षाएं हैं उसमें भी पर्यावरण अध्ययन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये उसको भी टारगेट करेगा। अच्छा, ये जो पर्यावरण अध्ययन है ये हमारी इसकी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम फैमिली यानी कि परिवार पर वीडियो बना चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवास पर। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है आवास, इसमें हम जानवरों के आवास के बारे में चर्चा करेंगे, पक्षियों के आवास के बारे में चर्चा करेंगे, इंसानों के आवास के बारे में चर्चा करेंगे और पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इस वीडियो में रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर डी के गुप्ता सर से आप फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, आप डी के सर से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप जरूर जुड़िए क्योंकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाके डी के अकेडमी ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पर अपने प्रैक्टिस सेट लगाइए, स्पीड टेस्ट दीजिए, मुक टेस्ट दीजिए, हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेंगी, तो बहुत कुछ आपको ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शेल्टर के बारे में। और जैसे शेल्टर कई तरह के होती हैं, तो सबसे पहले इंसानों की अगर बात करें, ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में जो शेल्टर है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है परमानेंट हाउस, परमानेंट शेल्टर या फिर परमानेंट हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट या फिर शेल्टर एक ही बात है, ये बात आप याद रखेंगे। और ये जो परमानेंट हाउस है उसको बोलते हैं स्थायी घर, स्थायी आवास। और जो टेम्पररी हाउस है उसको बोलते हैं अस्थायी आवास। अच्छा, जो परमानेंट हाउस होता है, ये सारे जो हाउसेस हैं वो बनाए जाते हैं वहाँ के जलवायु के हिसाब से। जैसे कहीं की जलवायु ऐसी है कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भूकंप वगैरह आता रहता है, तो वहाँ पर लोग परमानेंट हाउस नहीं बनाएंगे। वहाँ पर लोग कैसा हाउस बनाएंगे? टेम्पररी हाउस बनाएंगे। जैसे आपने पहाड़ी इलाकों में देखा होगा और ऐसे देश हैं जहाँ पर भूकंप वगैरह आते रहते हैं, तो वहाँ पर जो घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं और छोटे छोटे घर बने होते हैं, टेम्पररी हाउस बने होते हैं। ठीक है, तो घर दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट हाउस यानी कि स्थायी आवास और टेम्पररी हाउस यानी कि अस्थायी आवास। ये सारी चीजें। अच्छा, पूरा जो आवास है, जो पूरा शेल्टर है, वो सारा जलवायु पर ही डिपेंड करता है। लोग जलवायु के अकॉर्डिंग ही अपने घर बनाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर आपको, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आप देखोगे तो केवल एक ही तरह के घर होंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो जलवायु है सभी के लिए क्या है? समान है। तो ये इस तरह से दो प्रकार के घर होते हैं। अब यहाँ पर आवासों के प्रकार की अगर और बात करें, थोड़ा सा और डीप में जाएं, तो आप देखोगे कि इसमें भी कई सारे वो हैं कि कुछ तो आपके मिट्टी के घर होते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह में आपको मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बांस के घर होते हैं, असम वगैरह में देखने को मिलेंगे, जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर आपको बांस के घर देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं हम। बर्फ के घर भी आपको देखने को मिलेंगे, जो इग्लू के जो घर होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और पत्थर के घर भी होते हैं। इसके अलावा हाउस बोट भी आपको देखने मिलती हैं, हाउस बोट यानी कि नाव के घर। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस राज्य में ये हाउस बोट होते हैं। तो इन सभी आवासों के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिट्टी के घर के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। जो मिट्टी के घर होते हैं दोस्तों, उनकी दीवारें हैं वो मोटी होती हैं। आप देख सकते हैं ये मिट्टी का घर है और इनकी दीवारें हमेशा मोटी बनाई जाती हैं। अच्छा, इसको लीप, जैसे इसको बोलते हैं लीपना और पोतना, जी आप देख सकते हैं गोबर से, भूसे से और कुछ मटेरियल मिलाकर इसके ऊपर पोत लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये इसको कीटों से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसकी छत की अगर बात करें, तो जो छत है वो मिट्टी की नहीं होती, वो होती है खपरेल की। खपरेल कहते हैं गांव में पुआल। ठीक है, स्ट्रॉ इंग्लिश में बोलते हैं इसको, स्ट्रॉ जैसे खपरेल जैसे होती हैं, तो घर के ऊपर रख देते हैं, तो इस तरह की इनकी छत होती है। ज़्यादातर ये जो घर वगैरह हैं वो राजस्थान वगैरह उस तरह के इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी वगैरह ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये है दोस्तों सबसे पहले मिट्टी के घर। अब चलते हैं बांस के घर की तरफ। ये देख सकते हैं आप, बांस के घर हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सबसे अगर ज़्यादा वर्षा कहीं पर होती है तो आसाम वगैरह में होती है, आपको पता है। तो ये आसाम की साइड यानी कि भारत के पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं, जहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब ऐसा तो नहीं यहाँ पर एक सीमेंटेड हाउस पक्का घर बनाएंगे और बाढ़ आ जाए, वो डूब जाए तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये बांस के घर बनाते हैं। तो ये क्या है, भीगता भी नहीं है, उनको पानी से भी बचाता है और ये घर ऊंचे ऊंचे होते हैं। अगर थोड़ी सी बाढ़ भी आ जाए तो उसके ऊपर लोग रह लेते हैं। ठीक है, तो ये जो घर हैं बांस के कहाँ पर पाए जाते हैं, आप ये याद रखेंगे, ये पाए जाते हैं दोस्तों आसाम में। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं इग्लू बर्फ के घर की।
जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो ग्रीनलैंड में ये पाई जाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जो ग्रीनलैंड है, आप जैसे वर्ल्ड का अगर आप मैप देखो तो आपको उत्तर में दिखेगा ग्रीनलैंड, पूरा साम्राज्य है, किंगडम है। तो ग्रीनलैंड में सबसे ज़्यादा इग्लू के घर पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये इग्लू के घर हैं, इसी तरह के वो बर्फ़ के घर बनाते हैं और ये शिकारी होते हैं, इनका ये स्थायी निवास होता है, ठीक है। और ये जो है बर्फ़ के घर बनाते, तो आप बोलोगे इसमें रहते कैसे हैं वो लोग। तो ये जो घर हैं बाहर से तो ठंडे होते हैं, लेकिन जब लोग इसके अंदर रहते हैं तो अंदर की जो गर्मी है उसके अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जा पाती है। बर्फ में कभी भी आप देखोगे जो गर्मी है वो बाहर, ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है, तो अंदर से ये गर्म रहता है। और इसके नीचे भी वो खाल वगैरह वो सब चीज़ें बिछा लेते हैं, तो इस वजह से क्या है, टेम्परेचर इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये इग्लू के घर हैं। अब आगे चलते हैं, पत्थर के घर की चर्चा कर लेते हैं कि पत्थर के घर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो पत्थर के घर हैं दोस्तों, वो पाए जाते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर इलाकों में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती हो या फिर बारिश होती हो, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती हो या फिर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती हो, वहाँ पर पत्थरों के घर बनाए जाते हैं। अरे अच्छा, इनकी जो छतें हैं वो इस तरह की होती हैं, जैसे बारिश गिरे तो एकदम नीचे चली जाए, बर्फ़ गिरे तो एकदम नीचे चली जाए। तो इस तरह की आपको कोंड के टाइप में इनके जो छतें हैं वो देखने को मिलेंगी। और बस आप इतना याद रखिएगा, जो पत्थर के घर हैं वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउस बोट की थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लकड़ी की बनी हाउस बोट होती है जो कि पानी में तैरती रहती है, और ये जो पाए जाते हैं दोस्तों केरल में और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में क्या है, कई सारी झीलें हैं, तो वहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, लोग आते हैं, हाउस बोट में बैठते हैं और सैर करते हैं। तो ये केरल और कश्मीर में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ये अब याद रखेंगे, हाउस बोट कहाँ पर पाए जाते हैं, केरल और कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा पक्षियों की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इंसानों के आवासों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अब जानवरों और पक्षियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उनके आवास किस तरह के होते हैं। तो जैसे सबसे पहला ये है कि कुछ आश्रय बनाते हैं, कुछ आश्रय नहीं बनाते हैं। यहाँ पर पक्षियों और जानवरों की बात हो रही है। कुछ जानवर और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अपना आवास, अपना घर स्वयं बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो अपना घर, अपना आवास स्वयं नहीं बनाते हैं। अच्छा, आश्रय बनाने वाले जो जीव हैं वो पक्षी होते हैं, यानी कि पक्षी ज़्यादातर जो हैं वो अपना आश्रय बनाते हैं। इसके अलावा आश्रय जो नहीं बनाते हैं वो वाले जीवों में आते हैं कुत्ता। कुत्ता कभी भी अपना घर नहीं बनाता है, बिल्ली कभी भी नहीं बनाती है, शेर नहीं बनाता है। इसके अलावा जमीन के अंदर रहते हैं कुछ जीव, जैसे चूहा, सांप, खरगोश, बिच्छू। इनको बिल में रहने वाले जीव बोलते हैं। जैसे जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिल के अंदर रहने वाले जीव कौन से हैं, आश्रय नहीं बनाने वाले जीव कौन से हैं, अपना आश्रय खुद बनाने वाले जीव कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। समूह में रहने वाले आपको पता ही है, मधुमक्खी एकदम झुंड होता है, चींटियों का झुंड होता है, ततैया और दीमक। ये सारी चीज़ें इसको रट लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो समूह में रहने वाले जीव कौन से हैं, समूह में रहने वाले जीव कौन से नहीं हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। दीमक, ततैया, चींटी, इनको आप रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल और जमीन दोनों में रहने वाले जो जीव होते हैं उनको उभयचर यानी कि एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है। तो आपको बताइए, जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में भी रह लेते हैं और ज़मीन पर भी रह लेते हैं। जैसे मेंढक को आप देख सकते हैं, पानी के अंदर भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। सांप आप देख सकते हैं, पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। कछुआ पानी में भी और बाहर दोनों जगह रह सकता है। मगरमच्छ भी इसी तरह का होता है। तो इनको बोलते हैं दोस्तों उभयचर, ठीक है। आप याद रखेंगे, जो जीव पानी और बाहर दोनों जगह रह लेते हैं उनको उभयचर कहते हैं, और ये उनके उदाहरण हैं। पक्षी घोंसला सिर्फ अंडा देने के लिए ही बनाते हैं, तो ये एक फैक्ट है। कुछ मैं आपके सामने अब फैक्ट लेकर आ रहा हूँ। जैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, वो केवल अंडा देते हैं। कोई भी घोंसले में क्या है, बच्चा नहीं देता है, सीधा अंडा ही देगा पक्षी उसमें, ठीक है। कोयल घोंसला नहीं बनाती है, वे अपने जो अंडे है वो कोए के घोंसले में ही देती है। तो ये बात को आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है ये फैक्ट। उल्लू है, पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। उल्लू कहाँ पर बनाता है, पेड़ के तने में, ठीक है। और जैसे अगर आपने सीटेट वगैरह के एग्जाम में देखा होगा कि झट से गर्दन पीछे करने वाले, तो जब हम पक्षियों के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। अभी हम आवास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो गौरैया है वो प्याले के आकार का घोंसला बनाता है, एकदम जो प्याला होता है जैसे कटोरी जैसा प्याला है, तो उस आकार में घोंसला बनाने वाला जो जीव है वो है दोस्तों गौरैया। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
मोरनी अपना घोंसला पेड़ों की निचली शाखा पर बनाती है। पेड़ की जो निचली शाखा होगी उस पर घोंसला बनाती है मोरनी। और जैसे पेड़ की और सबसे ऊंची शाखाएं होती हैं उस पर घोंसला बनाता है, जैसे कौवा है, जो चील है। आपने देखा होगा चील गिद्ध के जो घोंसले होते हैं एकदम चोटी पर होते हैं, सबसे बड़े पेड़ होगा फिर उस पर भी एकदम चोटी पर उनके घोंसले होते हैं। तो कौवे और चील वगैरह के घोंसले सबसे चोटी पर होते हैं, और जो मोरनी होती है उसके पेड़ की निचली शाखा में उसका घोंसला होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे वीवर पक्षी है, वीवर पक्षियों में क्या होता है, जो मेल्स होते हैं, मेल पुरुष, वही केवल घोंसला बनाते हैं। मादा वीवर पक्षी कभी भी घोंसला नहीं बनाती है। इसके अलावा जो चमगादड़ है, बैट्स है, एक ऐसा एकमात्र मैमल है, स्तनपायी है, जो उड़ भी सकता है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। चील ऊंचे शाखाओं पर अपना घोंसला बनाती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो चील है और जो कौवा है वो ऊंचे शाखाओं पर अपना घोंसला बनाते हैं। टेलर बर्ड, टेलर बर्ड कहते हैं जैसे अपना जो घोंसला है वो खुद अपने आप सिलती है, पेड़ की पत्ती होती है उसमें अंडे देती है और अपना जो पत्ती है उसको चारों तरफ से सिल लेती है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है, इसको बोलते हैं टेलर बर्ड। ठीक है, और यहाँ पर फाख्ता पक्षी है। फाख्ता पक्षी कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है, ये देख सकते हैं, ये है फाख्ता पक्षी। और ये है बीवर बर्ड, ये आप देख सकते हैं, ये बीवर बर्ड है जिसमें मेल ही घोंसले बनाते हैं। तो ये वो खासियत है इनकी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। अब यहाँ पर हम आवास के बारे में पढ़ चुके हैं, और जैसे आपको पता है कि जैसे छत्ते पर कौन कौन रहता है, तो मधुमक्खियाँ छत्ते पर रहती हैं। ठीक है, तो मांद में कौन रहता है, शेर की मांद होती है। बिल में कौन रहता है, मैंने अभी आपको बताया, सांप है, चूहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिल में रहती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं प्रश्नों की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और सबसे पहला प्रश्न ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। क्यों लीपा जाता है? कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, कीटों से बचाता है गोबर। ठीक है, गोबर से लीप देते हैं तो क्या है, कीट नहीं लगते हैं, क्योंकि मिट्टी में क्या है, घुन लग जाता है और उसको लीपेंगे नहीं तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो इस वजह से गोबर से उसको लीपा जाता है ताकि उसको कीटों से बचाया जा सके। आगे वाला जो प्रश्न है वो ये है कि झोंपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। यानी कि साफ साफ और ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी लकड़ी है जिसमें दीमक नहीं लगता है। नीम की लकड़ी है, कीकर की लकड़ी है, नीम और कीकर दोनों प्रयुक्त होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नीम और कीकर ऐसी लकड़ियां हैं जिनमें कभी भी दीमक नहीं लगती है। ठीक है, तो नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है घरों में, और इनमें क्या है, दीमक नहीं लगती है। तो ये बात आप याद रखेंगे, इसको रट लीजिए, नीम और कीकर में क्या है, दीमक नहीं लगती है। अच्छा, अब हम इग्लू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इग्लू जो एस्किमो प्रजाति हैं वो घर बनाते हैं और अंदर से वो गर्म रहता है, और उसके फर्श पर फर खाल बिछाते हैं वो लोग। तो खाल और फर्श वो क्यों बिछाते हैं? यह कालीन की भांति काम करता है, सुंदरता बढ़ाने के लिए, घर को गर्म रखते हैं, सर्दी में एहसास के लिए। तो इसका आंसर सीधा सीधा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अगर आप सोचेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। फर्श को गर्म रखता है नीचे, अगर वो खाल बिछा लेते हैं जिससे नीचे से जो गर्मी है वो ना लगे। ठीक है, जैसे बर्फ तो ठंडी रहती है तो नीचे तो खाल बिछाएंगे, जैसे साइड से बर्फ है तो उससे तो वो टच नहीं होंगे, लेकिन जो नीचे बर्फ है उसका क्या करेंगे, तो उसके ऊपर वो खाल बिछा लेते हैं। ठीक है, और फिर वो अंदर से उनका घर गर्म रहता है। और तीसरे वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। किस प्रकार की भूमि भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी भूमि है जो भवन निर्माण के लिए सबसे अच्छी है? चिकनी मिट्टी वाली भूमि, पथरीली भूमि, रेतीली भूमि, चूने और ग्रेस मैग्नीशियम युक्त भूमि। तो इसका जो जवाब है, इस वाले प्रश्न का जवाब है वो आप देंगे नीचे कमेंट्स में। हर एक वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और कई सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, जिसमें से एक प्रश्न मैं आपके लिए रखूंगा। ठीक है, इस वाली वीडियो का आंसर नंबर 4 है, जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट्स में कि भवन निर्माण के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी कौन सी है। चिकनी मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, या फिर चूने वाली और मैग्नीशियम वाली मिट्टी है। ठीक है, इसका जवाब आप देंगे नीचे कमेंट्स में। मैं चलता हूं आगे की तरफ। निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी या फिर बस्ती में नहीं रहता है? तो यानी कि यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर ये बोला गया है कि समूह में कौन सा कीट नहीं रहता है।
तो ततैया, अभी मैंने आपको बताया कि ततैया समूह में रहता है। अभी मैंने आपको बताया, और चींटी का आपको पता ही है, समूह में ही रहती हैं चींटी। दीमक भी मैंने आपको बताया समूह में रहते हैं। एक मकड़ी है, मकड़ी आपने कभी नहीं देखी होगी कि समूह में एकदम मकड़ियों के झुंड निकलते जा रहे हैं। मकड़ी आपको एकदम अलग ही दिखेगी। तो ये क्या है, मकड़ी बस्ती में नहीं रहती। ये क्वेश्चंस भी आपके साथ सीटेट परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रख लिया है। निम्न में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। फाख्ता इसका आंसर है, इसको भी रट लीजिए। फाख्ता पक्षी ऐसा पक्षी है, यानी कि एक तरह से ऐसा फैक्ट है ये, मतलब एकदम यूनिक फैक्ट है कि कैक्टस का पौधा है, उसके बीच में कांटों के बीच में घोंसला बना रहा है, तो वो फाख्ता पक्षी होता है। ठीक है, इसको भी आप रट लीजिए। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि पेड़ की ऊंची डाल पर कौन बनाते हैं, पेड़ के सबसे नीची वाली शाखा पर कौन अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो शक्करखोरा नहीं बताया मैंने आपको, कलचड़ी नहीं बताया, कौवा मैंने आपको बताया। कौवा या फिर जो चील है वो क्या है, पेड़ की सबसे ऊंची वाली जो शाखा होती है। ठीक है, जैसे ये पेड़ है तो इसकी जो सबसे ऊंची वाली जो शाखा है यहाँ पर अपना घोंसला बनाएंगे। ठीक है, कौवा और चील। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्षी खुद घोंसला नहीं बनाता है? तो आपको बताइए, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कोयल जो होती है वो घोंसला नहीं बनाती है, कौए के घोंसले में ही अंडे देती है और इसके अंडों को कौवा ही सेता है। ठीक है, इनके बच्चे को, मतलब कौए को अंडे को से कर वो उसमें से बच्चा निकाल देता है, वो कौवा ही होता है। कोयल केवल उसके घोंसले में जाकर अंडे दे देती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि मरुस्थल में रहने वाले जीव जो डेजर्ट में रहते हैं, गर्मियों के दिनों में वो कहाँ जाते हैं? तो गर्मियों के दिनों में तो एकदम जो डेजर्ट है वो बहुत गर्म हो जाता है, एकदम तप जाता है। तो जो जीव हैं वो फिर कहाँ चले जाते हैं? जल में चले जाते हैं, वृक्षों के नीचे चले जाते हैं, भूमि के नीचे चले जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। जो मरुस्थल में जीव रहते हैं वो मरुस्थल में जो रेत होता है उसके नीचे चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, जैसे वहां पर उनको ठंडक मिलती रहती है और पानी वगैरह भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर था आवास वाला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।